नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं उदय राजपूत एकेडमी में। दोस्त, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वर्ग 2 पात्रता परीक्षा में गणित के सिलेबस को। पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। आज से हम क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो कि रहेगी नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति की मैं बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हम जान पाते हैं संख्याओं के प्रकार और संख्याओं के गुणधर्म। बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो दोस्त, अगर स्टार्ट कर दी है आपने वीडियो तो अंत तक जरूर बने रहना। आपके ज्ञान में बहुत इजाफा होने वाला है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। शायद इस वीडियो में वो चीज़ें मिलेंगी आपको जो आपने शायद कभी पढ़ी ना हो या पढ़ी हो, लेकिन उनका इतना नॉलेज आपको ना हो। तो दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे नंबर सिस्टम से। चलिए, ये संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो हम नंबर सिस्टम को जानने से पहले हम जानेंगे कि अंक या डिजिट होते क्या हैं। तो दोस्त, 0 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं अंक कहलाती है। इनकी संख्या 10 होती है। मतलब 0 से 9 तक जो संख्याएं होती हैं वही अंक कहलाती हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्त? 10 होती है। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, या जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जिनके द्वारा गिनती की क्रिया की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी क्लास में स्टूडेंट्स को काउंट करना है, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? आप ऐसे बोलेंगे ना दोस्त, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि 0 1 2 3 4, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखना, जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती की प्रक्रिया करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ तक जाती हैं बिल्कुल कोई ठिकाना नहीं है इनका, ये बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया, अनंत तक जाती हैं ये। ठीक है, क्योंकि आप मैक्सिमम बड़ी से छोटी संख्या तो बता सकते हो आप, प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या सबसे बड़ी संख्या बता सकते हो प्राकृतिक संख्या? जैसे सवाल पूछ लिया जाए आपसे दोस्त कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो वो हो जाएगा अनंत। इस मतलब लेटे हुए 8 को हम अनंत बोलते हैं। उम्मीद है प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्ण संख्याएं, या जिनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं होल नंबर। आखिर होल नंबर होते क्या है? तो कुछ नहीं होते हैं दोस्त, अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल और कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल और कर लेते हैं, तो वो सभी के सभी नंबर किस कैटेगरी में आ जाएंगी? पूर्ण संख्या में आ जाएंगी, या इनको हम होल नंबर कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो वो क्या होती है दोस्त? 0 होती है। लेकिन यहां पर फिर से वही सवाल रिपीट करूंगा मैं कि अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है दोस्त, तो वो होती है अनंत। मतलब अनंत का मतलब यह है कि अपरिभाषित, हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते डिफाइन मैक्सिमम संख्या को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हमारे आते हैं इंटीजर, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक आखिर होते क्या है? तो ध्यान रखना, ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे आपसे मैं बोलूं कि ऋण 10 क्या एक पूर्णांक है? तो आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल पूर्णांक है। मैंने आपसे बोल दिया ऋण 1500 क्या एक पूर्णांक है? तो ये पूरा पूरा अंक है, भले ही माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? एक इंटीजर हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। मैंने आपसे बोल दिया ये संख्या जो लिखी है 3564 3564, क्या ये एक पूर्णांक है? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये पूर्णांक है। मतलब यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आई है, चाहे वो धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो,
वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जीरो जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो क्या है? ऑप्शन ए धनात्मक है, धनात्मक है। ऑप्शन बी ऋणात्मक है। ऑप्शन सी दोनों है। ऑप्शन सी दोनों है। ऑप्शन डी दोनों नहीं है। ऑप्शन सी दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे आप? क्या ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, या दोनों नहीं है? तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर है दोनों नहीं है, या हम इसको कहेंगे कि जीरो हमारा जो इंटीजर होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है दोस्त? उदासीन होता है। अब उदासीन का मतलब समझेंगे, मतलब ये न्यूट्रल होता है, इसमें कुछ भी करो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने घटाने में। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि ये उदासीन किस तरीके से है। ध्यान देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 में 5 जोड़िए, 4 में 5 जोड़िए, तो आप कहेंगे सर 9 आ जाएगा। मैंने कहा 5 में से 4 घटाइए, तो आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर को हम किसी इंटीजर में ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और किसी पॉजिटिव इंटीजर में से हम नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? उसकी वैल्यू कम जाएगी, कम हो जाएगा। वैसे ही अगर हमने कहा 4 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 ही आएगा। हमने 5 में से 0 घटाया तो कितना आ गया? हमारे पास 5 ही आया। मतलब हम जिस संख्या में 0 को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि 0 हमारा जो है वो उदासीन है या न्यूट्रल इंटीजर है। उम्मीद है दोस्त ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम। अगला है पूर्ववर्ती संख्याएं जिनको हम प्रेडेसेसर नंबर कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं जिनको हम अंग्रेजी में प्रेडेसेसर नंबर कहते हैं। अब प्रेडेसेसर का मतलब क्या होता है दोस्त? कि किसी संख्या में से एक घटाने पर उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, तो वो पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। मैंने आपसे कहा कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 100 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 99। तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या ये हो गई। मैं आपसे पूछूं कि 50 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, तो आप कह देंगे सर 49 हो जाएगी। क्या पूर्ववर्ती संख्याएं आपको समझ में आ गई हैं? ध्यान रखना, यहाँ पे इनके जो है हिंदी में कई पर्यायवाची लिख देते हैं, आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि प्रेडेसेसर नंबर क्या होते हैं। तो प्रेडेसेसर मतलब पीछे वाला। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं। मतलब आपसे या तो पेपर में परवर्ती लिखा आ सकता है, उत्तरवर्ती लिखा आ सकता है, या अनुवर्ती लिखा आ सकता है। इंग्लिश में लेकिन एक ही चीज लिखी आएगी, सक्सेशन नंबर। सक्सेस का मतलब क्या होता है? हम आगे बढ़ गए हैं। सक्सेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि किसी संख्या में एक जोड़ने पर उस संख्या की परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 5 की परवर्ती संख्या क्या लिखेंगे हम? तो 5 में 1 जोड़ देंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 की परवर्ती संख्या बताइए दोस्त, तो आप कहेंगे सर 1 जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा? 8। तो ये 7 की क्या हो गई है? परवर्ती संख्या। जैसे मैंने आपसे पूछा 123 की परवर्ती या सक्सेसर नंबर क्या होगा, तो कहेंगे सर आप इसमें 1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 124। तो 123 का सक्सेसर नंबर कितना हो गया? 124। मैंने आपसे कहा 53 का सक्सेसर नंबर बताइए, तो आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो ये सक्सेसर नंबर हो गया है। उम्मीद है दोस्त कि सक्सेसर नंबर तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि कोई डाउट मन में बनता है तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास सम संख्याएं। नेक्स्ट है हमारे पास सम संख्या। दोस्त लाइट चली गई है, बस उससे दिक्कत ज़्यादा नहीं है, मैं ही ब्लैक दिख रहा होऊंगा, बाकी बोर्ड तो बिल्कुल सही दिख रहा होगा और सब कुछ सही दिख रहा होगा। मैं ब्लैक रहूं व्हाइट रहूं उससे क्या करना, बस हमको पढ़ने अच्छा मिल रहा है जो कि मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सम संख्या या इवन नंबर क्या होते हैं।
तो बेसभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। अब 2 में किस किस का भाग, 2 का भाग किस किस में जाएगा दोस्तों, वो 2 में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में 8 में जाएगा, 10 में जाएगा और ऐसे भी आगे करके जाता रहेगा। पर मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि छोटा सा क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताइए क्या 0 एक सम संख्या है? क्या 0 एक सम संख्या है? अगर आपको दे दिया जाए कि 0 एक सम संख्या है या नहीं, तो आप चौंक जाएंगे इसका आंसर सुन के, क्योंकि 0 एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है। कैसे है इसको हम प्रूफ करेंगे कि आखिर कैसे है। तो प्रूफ करने के लिए हमें पता होने चाहिए सम संख्याओं के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म तो यही हो गया इसकी परिभाषा से कि सम संख्याएं हमेशा किससे विभाजित होंगी? 2 से विभाजित होंगी। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते टाइम लिख लेना गुणधर्म में सम संख्याओं के गुणधर्म, और पहला पॉइंट लिखना कि सम संख्याएं हमेशा 2 से विभाजित होती हैं। पहला गुणधर्म हो गया है। दूसरा गुणधर्म इसका हो जाएगा कि हमेशा 2 सम संख्याओं का योग, हमेशा 2 सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या ही होगी। इसको भी हम चेक कर ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा बेटा 4 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैंने कहा 8 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मैंने कहा 16 में 4 जोड़ दो तो कितना हो गया है? 20 हो गया है। यहाँ पर गौर किया आपने कि ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो आंसर क्या आ गया हमारा? सम संख्या। ये 8 भी सम संख्या, 2 भी सम संख्या, ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास? 10। ये भी एक सम संख्या है। 16 में आपने 4 जोड़ा तो ये भी सम था, ये भी सम था, तब जाके कितना आ गया हमारे पास? 20 आ गया है। तो दूसरा गुणधर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा गुणधर्म होता है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं कि क्रमागत सम संख्याओं के बीच में, आप नोट्स में लिख लेना, क्रमागत सम संख्याओं के बीच में, क्रमागत सम संख्याओं के बीच में आप लिख लेना है 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है। हमेशा कितने का अंतर होता है दोस्त? 2 का अंतर होता है। ठीक है, आप लिख लेना, मैंने बता दिया आपको कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है। क्लियर हो गया क्या? इतने गुणधर्म पर्याप्त हैं, और चाहे तो हम और लगा सकते हैं। चौथा हम ये भी लिख सकते थे कि अगर सम संख्या में से किसी सम संख्या को आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट भी हमेशा क्या मिलेगा? एक सम संख्या ही मिलेगी, इसमें कोई द्वाराहा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हम 0 को सम संख्या आखिर कैसे सिद्ध किया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि 0 में 2 का भाग जाता है या नहीं। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि 0 में 2 का भाग जा रहा है या नहीं, तो हम इस तरीके से लिखते हैं ना। इससे पहले मुझे एक चीज बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 में दिया हमने, 4 ना करके कुछ और लिख ले रहे हैं हम, यहाँ पर 14 कर ले रहे हैं, 14 कर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें देना है 2 का भाग। 2 का भाग दोगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा दोस्त? हमारे पास 0 आ जाएगा। यदि शेषफल 0 आ गया तो हम कहेंगे 14 2 से पूरी तरह विभाज्य। यही है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर है। अब मुझे ये बताइए, हमें अगर 0 में हमें देना है 2 का भाग, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, 0 में हमने दिया 2 का भाग, 0 में हमने दिया दोस्त 2 का भाग। तो 2 का दूनिया इतनी बार पढ़ना है कि 0 से ज्यादा ना हो। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 का अगर हम दूनिया पढ़ेंगे दोस्त तो हम 0 बार भी तो पढ़ सकते हैं। 2 का 0 में गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। मतलब 2 का दूनिया हमने 0 बार पढ़ा, आंसर आ गया 0। इसमें से इसको घटाओगे तो आंसर क्या मिलने वाला है? लास्ट में 0 ही मिलने वाला है। और जब किसी संख्या को विभाजित करने पर अंत में शेषफल हमारे पास 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से पूरी तरह विभाज्य है। जैसे मैंने अभी कहा था आपसे कि 14 लिखा है, 14 में हमने दिया 2 का भाग, 2 सत्ते 14, शेषफल हमने देखा दोस्तों कितना आ चुका है? 0। तो हम कहेंगे 14 2 से पूरी तरह विभाज्य है। वैसे ही मुझे ये बताइए, 2 का दूनिया हमने 0 बार पढ़ा तो आंसर क्या गया? 0। 0 में से 0 गया तो शेषफल क्या मिला हमारे पास? 0। और जब शेषफल 0 मिल जाता है तो हम कहते हैं ये वाली संख्या इस वाली संख्या से पूरी तरह विभाज्य है। तो पहला पॉइंट से हमने सिद्ध कर दिया है कि 0 क्या है? एक सम संख्या है।
जीरो एक सम संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देख ले रहे हैं कि हमने अभी देखा था जैसे 4 में हमने 2 जोड़ा दोस्त तो कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। तो ये भी इवन नंबर था और ये भी इवन नंबर था, तो रिजल्ट क्या मिला था दोस्त, हमको एक इवन ही नंबर मिला था। वैसे ही मैंने आपसे कहा कि हमने 2 में जोड़ा 0 को, तो आंसर क्या आ गया दोस्त, हमारे पास 2 आ गया। 2 में यदि हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। तो मुझे ये बताइए, ये भी इवन नंबर और ये भी इवन नंबर, और अगर ये गलती से ऑड नंबर होता तो इवन नंबर आता, तो आप कहेंगे सर नहीं आता। तो ये इवन ये इवन तभी संभव है जब यहां पर क्या होगा दोस्त, एक इवन नंबर होगा। कुछ और करके देख लेना, जैसे मैंने कहा 2 में 1 जोड़ो, तो एक इवन जोड़ोगे और एक ऑड जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलेगा। तो यहां से भी हम प्रूव कर चुके हैं कि 0 क्या हो गया है, एक इवन नंबर। और रिजल्ट देख ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा 4 में 0 को जोड़ो तो क्या आ रहा है, एक 4 आ रहा है। तो ये भी एक सम संख्या है दोस्त, ये भी एक सम संख्या है। तो इसको हमेशा क्या होना पड़ेगा, एक सम संख्या ही होना पड़ेगा, क्योंकि सम संख्याओं के गुणधर्म कहते हैं दो सम संख्याएं जुड़ती हैं तो हमेशा रिजल्ट एक सम संख्या आता है। तो इस हिसाब से 0 एक सम संख्या हो चुका है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी आपको बातें। आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते जाएं दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है। दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है। तो इस हिसाब से देखो जरा, 0, 2, 4, 6, यहां पर भी 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का अंतर है। यहां पर चेक कीजिए तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मतलब इस हिसाब से भी 0 क्या हो चुकी है, एक सम संख्या हो चुकी है। पहली प्रॉपर्टी फॉलो की 0 ने, दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो की 0 ने, और तीसरी प्रॉपर्टी भी 0 ने फॉलो कर दी है। अब हम अंतिम प्रॉपर्टी देखते हैं और उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि 0 एक सम संख्या है। पर हम एक और प्रॉपर्टी देख ले रहे हैं, आखिर ये क्या है। तो इसमें दिया हुआ है दो सम संख्याओं का अंतर हमेशा एक सम संख्या होता है। वैसे ही मैंने कहा, जैसे एक उदाहरण समझ ले रहे हैं, 4 में से 2 घटाओगे दोस्तों कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा। 4 में से 2 गया तो ये भी एक सम संख्या थी दोस्त, ये भी एक सम संख्या थी, और रिजल्ट हमारे पास क्या मिला, एक सम संख्या मिला। इसका मतलब है कि अगर हम 4 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ चुका है, 4, जो कि एक सम संख्या है, और ये भी क्या है, एक सम संख्या है। और ऐसा तभी संभव है, ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब 0 क्या होगी, एक सम संख्या होगी। तो इतने सारे प्रमाण काफी नहीं है 0 को सम संख्या साबित करने के लिए। तो आप कहेंगे हाँ सर, अब हमको क्लियर हो गया है कि 0 एक सम संख्या है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये क्लियर हो चुका है कि 0 एक सम संख्या है। अगर आपसे कभी पूछे कि 0 है तो आप हमेशा आंसर लगा के आएंगे एक सम संख्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं दोस्तों। अगला है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं के गुणधर्म भी वैसे ही होते हैं, जैसे थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं। जैसे सम संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, तो विषम संख्याओं के बीच में भी 2 का डिफरेंस होता है। वहां पे सम संख्याओं में 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता था। यहाँ 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। जैसे 3 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 विषम संख्या है। 5 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। मतलब 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। 2 विषम संख्याओं का अंतर भी आपको हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। डिफरेंस इनमें भी 2 का होता है। तो वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन कौन सी हो जाएंगी दोस्त, 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी की सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे दोस्त, विषम संख्याओं की कैटेगरी में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं दोस्त। अगला है हमारे पास, हाँ ये ज्यादातर परेशान करता है कि अभाज्य संख्याओं को ध्यान रखना। अभाज्य संख्याओं को या तो हम रूढ़ संख्या बोलेंगे या अभाज्य संख्या बोलेंगे। पेपर में आपको रूढ़ संख्या लिखा भी मिला आ सकता है, ठीक है, मिल सकता है। तो रूढ़ या अभाज्य संख्या, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। आखिर प्राइम नंबर होते क्या है, तो मैं सीधी सिंपल सी परिभाषा बताऊंगा इसकी, कि ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि सर आखिर गुणनखंड होते क्या है, हमें एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर गुणनखंड क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा
कि गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा 4 में किस किस का भाग जा सकता है, तो आप कहेंगे सर 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भी 4 में भाग चला जाएगा और खुद 4 का भी 4 में भाग चला जाएगा। तो 4 के ये क्या कहलाएंगे दोस्त, गुणनखंड। क्या कहलाएंगे ये, गुणनखंड। मतलब बेसभी संख्याएं जिनका भाग दी हुई संख्या में चला जाए तो वो उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा 12 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं दोस्त, तो आप कहेंगे सर इसमें 1 का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और खुद 12 का भी जा रहा है। तो 12 के ये सभी क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। क्या गुणनखंड नामक चिड़िया आपके दिमाग में आ चुकी है कि आखिर गुणनखंड क्या होते हैं? क्या ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ सर, गुणनखंड हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। दूसरी चीज होते हैं इसमें गुणज। एक और चीज होती है, ध्यान रखना, गुणनखंड के साथ थोड़ा सा गुणज का अनुभव भी ले रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा कि 2 के गुणज लिखो, तो 2 के गुणज कुछ नहीं होते हैं दोस्त, दूनिया होते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो वो 2 के क्या होंगे, गुणज। क्या दुनिया कभी खत्म होता है? तो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए किसी भी संख्या के गुणज कितने होते हैं, अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और किसी भी संख्या के गुणनखंड कैसे होते हैं दोस्त, परिमित होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसी भी संख्या के गुणनखंड परिमित होते हैं और गुणज क्या होते हैं, अनंत होते हैं। ये आपको क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल होना ही चाहिए क्लियर। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि ऋण या अभाज्य संख्या होती क्या है। तो वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ज्यादातर बच्चे आंसर देते हैं 1, ज्यादातर बच्चे आंसर करते हैं 1, जो कि गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसका आंसर भी मैं आपको देने वाला हूं कि क्यों है। देखिए दोस्त, हम परिभाषा पढ़ चुके हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो गुणनखंड पे ही चर्चा कर ले रहे हैं हम। हमने 1 के गुणनखंड निकालने शुरू किए, तो दोस्त मुझे ये बताइए 1 के कितने गुणनखंड निकलेंगे? तो आप कहेंगे सर 1 का एकमात्र गुणनखंड 1 है। ठीक है, 1 का सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड 1 है। 2 के गुणनखंड पूछूं मैं दोस्त आपसे, तो 2 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? तो इसका 1 हो जाएगा दोस्त और एक ये खुद हो जाएगा। तो 2 के 2 गुणनखंड हो गए। मैं आपसे पूछूं 3 के गुणनखंड बताइए दोस्त, तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 1 हो जाएगा और एक ये खुद 3 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं दोस्त कि 4 के गुणनखंड बताइए, तो क्या क्या हो सकते हैं दोस्त? तो इसके क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और ये खुद एक 4 हो जाएगा। तो इसके 3 गुणनखंड हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि परिभाषा के मुताबिक अभाज्य संख्या केवल वही हो सकती है जिसके पास 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, वही अभाज्य संख्या हो सकती है। तो हमने देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास 2 फैक्टर है। फिर एक और सवाल बनता है यहाँ पर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक और सवाल बनता है, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? तो वो भी हमारे पास 2 है। क्या आपको अभाज्य संख्याएं क्लियर है? आप कमेंट में यस या नो लिख सकते हैं। कमेंट चल रहे हैं, लाइव कमेंट चल रहे हैं, उसमें आप यस और नो लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम। हाँ, अब अभाज्य संख्या है, अब इसके सब पॉइंट, मतलब इसके अंतर्गत आते हैं पूर्ण अभाज्य संख्या। ये शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पूर्ण अभाज्य संख्याएं होती क्या है। चलिए परिभाषा देख ले रहे हैं हम पहले तो, कि बेअभाज्य संख्याएं, बेअभाज्य संख्या, ध्यान रखना, बेअभाज्य संख्याएं जिनके अंक पलटने पर भी प्राप्त संख्या अभाज्य हो, जिनके अंक पलटने पर भी वे अभाज्य ही रहे। जैसे 11 के हम अंक पलटते हैं तब भी ये अभाज्य रहता है। दूसरा उदाहरण हम कह सकते हैं 13 के अगर हम अंक पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो दोनों कंडीशन में ही ये अभाज्य संख्या बन रही है, इसलिए इसको हमने नाम दिया है दोस्त पूर्ण अभाज्य संख्या। क्या नाम दिया इसको? पूर्ण अभाज्य संख्या। और भी है, 17 का अगर हम उल्टा करते हैं, 17 के अंकों को बदल के लिखते हैं तो ये हो जाएगा 71।
ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, तो दोनों कंडीशन में हमको अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम कहेंगे कि 17 भी क्या है, एक पूर्ण अभाज्य संख्या है। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपको पता करके आना है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी पूर्ण अभाज्य संख्या है। ये थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी पूर्ण अभाज्य संख्या है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त आप इसको जरूर करके लाएंगे और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख ले रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ये भी आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं वैसे ही यहाँ पर जुड़वा अभाज्य संख्याएं भी हैं। आखिर जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं हम। इनको हम क्या बोलते हैं, या तो ये आपको पेपर में लिखा मिलेगा जुड़वा अभाज्य संख्या लिखा मिलेगा, या फिर लिखा मिलेगा अभाज्य युग्म। क्या लिखा मिलेगा, अभाज्य युग्म। तो क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, तो ऐसी सभी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर होता है, ऐसी सभी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर 2 का हो, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ट्विन्स प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 और 5 में हम डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, 2 का। 5 और 7 में डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है हमारे पास, ये भी 2 का है। हम कहें 11 और 13 के बीच में डिफरेंस देखो तो 2 का है। इन सभी के बीच में डिफरेंस 2 2 2 2 का है। तो मुझे ये बताइए, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। एक छोटा सा फिर से प्रश्न पूछता हूं मैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकती हैं। तो ये मैंने लिखी हुई है 1 से 100 के बीच में ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 से 100 के बीच में आपसे सवाल पूछ सकता है 1 से 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ऑप्शन 1 में दे देगा 4 5 6 7 8, तो आप 8 लगा के आएंगे। या फिर पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं, तब भी आंसर हम क्या करके आएंगे दोस्त, 8 ही करके आएंगे। उम्मीद है ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिल रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं। दोस्त सह अभाज्य संख्याएं, आखिर सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है, इन पे हम थोड़ी सी चर्चा फिर से करेंगे। सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो वे सभी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, वे सभी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, मतलब जोड़े में रहती हैं, ये 2 रहती हैं। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है या जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होता है। कैसे समझना, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 5 और 9, तो इसके फैक्टर निकालो दोस्तों, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 1 और 5। इसके फैक्टर निकालो दोस्तों, इसका आ जाएगा 1 और इसके कितने हो जाएंगे हमारे पास 9। ये 2 फैक्टर हो गए हैं, 2 फैक्टर हो गए हमारे पास। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन रहेगा वही क्या कहलाएगा, इन दोनों का एचसीएफ कहलाएगा। जो कॉमन फैक्टर होता है, कोई सिंगल कॉमन फैक्टर 1 हो जिनका एचसीएफ 1 हो, वह क्या कहलाएंगे हमारे पास, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 और 5, इसका फैक्टर निकालो तो 1 हो गया, इसका निकालो 2, इसका निकालो कितना हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। क्या 1 के अलावा इनके और कोई फैक्टर कॉमन है, तो आप कहेंगे सब नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। उम्मीद है ये सह अभाज्य संख्याएं भी आपको क्लियर हो गई होंगी। इनके उदाहरण बहुत सारे लिख सकते हो, 1 2 2 3 15 19 और लिख लेना, 19 25 और लिख लेना, आप कुछ भी मन से लिख सकते हो। हाँ, 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 5 के बाद 6, तो ये हमेशा सहअभाज्य होंगी। मैंने लिख दिया 91 के बाद 92, तो ये भी हमेशा सहअभाज्य होंगी। 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। मैं एक छोटी सी बात बताना भूल गया हूं। जैसे हमने चर्चा की थी अभाज्य संख्याओं में कि ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो गणित में एकमात्र नंबर एक ही है जिसका एक फैक्टर है, केवल और केवल एक फैक्टर है। यह एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर है। तो इस नंबर को क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट अंक या विशिष्ट संख्या कह सकते हैं, विशिष्ट अंक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम स्पेशल नंबर। इस चीज का ध्यान रखना, एक क्या है, तो ये विशिष्ट संख्या है या स्पेशल नंबर है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अगले होती है हमारे पास
भाज्य इनके अलग अलग नाम होते हैं। भाज्य भी बोलते हैं इनको, संयुक्त भी बोलते हैं, और कभी कभी यौगिक संख्याएं भी लिखा आ सकता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब इंग्लिश में आप ध्यान रखना, इंग्लिश में हमेशा इनको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। नंबर के जब प्रकार की बात चलती है दोस्त, तो हिंदी में बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, आप इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया करें, पेपर में इंग्लिश में थोड़ा सा देख लिया करें। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, बात करें हम भाज्य संयुक्त यौगिक संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याओं में कितने फैक्टर थे दोस्त? दो फैक्टर थे। अभाज्य संख्याओं में कितने फैक्टर थे हमारे पास? दो फैक्टर थे। भाज्य संख्याओं में दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए दोस्त? दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं? यहां पर एक छोटा सा सवाल बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। यहाँ पे सवाल बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखना, जैसे कुछ लोग कहते हैं जैसे ऑप्शन दे दें हम उसको 2 दे दें, 4 दे दें, 6 दे दें और 3 दे दें, तो ज्यादातर आंसर लोग 1 लगाते हैं, जो कि गलत है। दो तो एक अभाज्य संख्या हो गई है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्त? 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 के फैक्टर निकालते हो आपको पता है कितने होते हैं? 2। 3 के फैक्टर निकालते हो तो कितने होते हैं? 2। 4 ही एकमात्र सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कैसे? एक तो 1 हो गया, एक 4 हो गया, और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके ये 3 फैक्टर हो गए हैं। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो कौन सी हो जाएगी दोस्त? 4 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सॉरी विषम भाज्य संख्या, तो देखिए दोस्त इसके बाद कौन कौन सी होगी भाज्य संख्या? 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर कौन सी हो जाएगी? 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी हो गई है? 9 हो गई है। और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी हो गई है दोस्त? 4 हो गई है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए और हो गया होगा कि भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्याएं क्या होती हैं। नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम। ये चीज आपको नई है, आपके लिए नई हो सकती है, ये कम लोगों को पता है। सब क्या है इसमें? आपसे बोला है संपूर्ण संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है। तो ध्यान रखना दोस्त कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दोगुना हो, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दोगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल देख ले रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा 6 के मैं फैक्टर पूछूं आपसे दोस्त, तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसका फैक्टर एक है, एक इसका फैक्टर 2 है, एक इसका फैक्टर 3 है, और एक इसका फैक्टर 6 है। यही है ना? इन सभी को अगर मैं आपसे ऐड करने को बोलूं तो कितना हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। कितना हो जाएगा? 12। तो संख्या से दो गुना हो गया है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर हो गया है। तो जो ऐसी संख्या जिसके फैक्टर का योग, जिसके गुणनखंडों का योग संख्या से दो गुना हो जाए, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? कंप्लीट नंबर कहलाएगी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं कि अगली कंप्लीट नंबर कौन सी है, तो आप 28 के फैक्टर करके देख लो। 28 के फैक्टर करते हैं जरा हम। 28 पर हम चर्चा कर ले रहे हैं कि 28 आखिर कैसा नंबर है। तो 28 के फैक्टर निकालिए दोस्तों, क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 हो जाएगा दोस्त इसका, एक हो जाएगा 4, फिर कौन सा होगा दोस्त? इसका हो जाएगा 7, फिर कौन सा होने वाला है दोस्त? इसमें जाएगा 14 का भाग, फिर कौन सा होगा दोस्त इसमें? तो ये हो जाएगा खुद 28। अब इन सभी को हमें ऐड करना है। ऐड करेंगे जरा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 इसको दे दो तो कितना हो जाएगा? 8। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 हो गया हमारे पास। इन सभी को जोड़ा तो हमारे पास हो चुका है 12। 12 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा दोस्त 24। कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, एक और फैक्टर हम छोड़ के आ गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमने फैक्टर कौन कौन से छोड़ दिया? एक तो एक 1 हो जाएगा दोस्त, एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, एक हमारे पास 14 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा 28। इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है? 56 आता है। चेक करके देख ले रहे हैं हम यहाँ पर। इनको जोड़ा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 8। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 4 कितना हो गया हमारे पास? 18, 18 और 8 कितना हो गया हमारे पास? 26, 26 की 2 हासिल की 2, 2 2 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो यहाँ पर भी देखिए क्या इसका दोगुना हो गया इन सभी फैक्टर का सम। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग हमेशा एक सम संख्या हो, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्त? तो वो सभी संख्याएं कहलाती हैं हमारे पास संपूर्ण संख्या। क्या कहलाती है दोस्त? संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब बात आती है कि यहाँ पर कोई संख्या निकालने कैसे कैसे पता करें कि संपूर्ण संख्या, तो उसका फार्मूला होता है दोस्त हमारे पास। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है
कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फार्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर p माइनस 1 और 2 की पावर p और यहाँ पे -1, जहां है आपका, जहां p क्या है, एक प्राइम नंबर है, या p हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, p जो है वो अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्त? p अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर हम प्रूफ करके देख ले रहे हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, तो p का मान 2 रख के देखो, तो यहाँ पर हम p का मान 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा? 1। फिर गुणा करेंगे यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 4 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा? 3। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हमने देखा था 6 पूर्ण संख्या है? तो आपने कहा था हाँ सर बिल्कुल पूर्ण संख्या है। अगला देख ले रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर p का मान बदल के रखो, अगली जो है प्राइम नंबर रख के देखो। p का मान हमने 3 रखा तो 3 में से 1 गया तो कितना मिलेगा? 2। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम? p का मान 3 रखेंगे तो 3 2 दूनी 4, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा? 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा हमको 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 8। 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 7। फिर 7 चौके कितना हो गया? 28। ऐसे ही हम अगली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कि कंप्लीट नंबर कौन से होते हैं, इस फार्मूले के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है मैं आपको लिखा चुका हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इसमें एक चीज ऐड कर लेना कि जहां पर p जो है दोस्त, p जो है वो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। p यहाँ ऐसा लिख लेना, नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेना, जहां p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या है। क्या यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है आपके दिमाग में? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आप पढ़ाई ऐसा रहे कि क्लियर होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं आखिर क्या होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आखिर होते क्या हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कुछ नहीं है, किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर दो, या एक संख्या का 2 बार गुणा करो तो जो नंबर प्राप्त होता है वो परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। जैसे अगर हम 1 में 1 का गुणा करें दोस्त, यदि हम 1 में 1 का गुणा करते हैं, 1 गुणा 1 करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4। 3 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 9। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 16। फिर कौन सी होगी दोस्त? 25 होगी। तो क्या पूर्ण वर्ग संख्याएं आपके दिमाग में क्लियर हो गई हैं? तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारी होती हैं। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम, इसी के समकक्ष है कि पूर्ण घन संख्याएं। आखिर पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं? तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है कि ऐसी संख्याएं जिनका 3 बार आपस में गुणा किया जाए, जिनका 3 बार आपस में गुणा करने, कोई भी संख्या जिसका 3 बार आपस में गुणा किया जाए तो जो प्राप्त संख्या होती है वह पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे 1 का हम 1 में 3 बार गुणा करें तो आंसर कितना मिलता है? 1। 2 का हम 2 में 3 बार गुणा करें, 2 का हम 2 में 3 बार गुणा करें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 3 का यदि हम 3 में 3 बार गुणा करें, 3 का 3 में गुणा करो तो 3 त्रिका 9 9 27, हमारे पास कितना आ चुका है? 27। तो ये भी पूर्ण घन संख्या, ये भी पूर्ण घन संख्या, और ये भी क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो पूर्ण घन संख्याओं में कुछ ऐसा विशेष पढ़ने को नहीं था, बस हमें इनके बारे में जानकारी लेनी थी। तो पूर्ण वर्ग संख्या भी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट है दोस्त हमारे पास परिमेय संख्या। नेक्स्ट है परिमेय संख्या, महत्वपूर्ण है नंबर सिस्टम में इसका स्थान, और काम की चीज भी है ये। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा पर जाते हैं। परिभाषा है इसकी परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब समझ गए आप? पूर्णांक का मतलब हो गया पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर, पूर्णांक मतलब इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं दोस्तों और पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। पर एक चीज यहाँ पर हिदायत दी है, p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर कभी भी जीरो ना हो। एग्जाम्पल भी लिखे हैं यहाँ पर 2/3 और 1/3, ये इसके एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि आखिर q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि मेरे 3 क्वेश्चन के जवाब दें। 3 क्वेश्चन के अगर आप जवाब दे देंगे तो इसका जवाब खुद मिल जाएगा। और ये 3 क्वेश्चन मैं जिससे भी पूछता हूं, भले ही उसकी बीएससी कंप्लीट हो गई हो, भले ही उसकी एमएससी कंप्लीट हो गई हो, अगर वो कोचिंग पढ़ने के पास मेरे पास आता है कोचिंग पढ़ने के लिए, तो निश्चय ही वो एक ना एक क्वेश्चन का आंसर गलत देता है। चलिए मेरे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1/0 क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन है कि 0/1 क्या होता है, और थर्ड क्वेश्चन है दोस्त कि 0/0 आखिर होता क्या है।
ये 3 क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और करने का प्रयास कीजिए, फटाफट इनके आंसर लिख दीजिए। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, सेकंड वाले का आंसर क्या है और थर्ड वाले का आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में छाप दीजिए कि इनके आंसर क्या है। मैं देखना चाहूंगा कि मेरे कितने दोस्त इसका सही आंसर दे पाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, उम्मीद है आपने प्रयास किया होगा, बन गया है तो ठीक, नहीं बना तो और ठीक। ठीक, चलिए मैं बता रहा हूं क्या कर क्यों कैसे क्या होता है। सबसे पहली बात तो 1/, अगर हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 0/1 की बात करें, हम 0/1 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा दोस्त 0 रहेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन था, ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों रहेगा, जैसे हमने 0 में अभी 2 का भाग दिया था, 2 का भाग दिया था तो 0 का दुनिया 0 बार पढ़ा था, आंसर क्या आ गया था, शेषफल क्या आ गया था 0 और आंसर क्या आ गया था 0। वैसे ही हम 0 में 1 का भाग देंगे दोस्तों, 1 का दुनिया 0 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा 0, घटाओगे तो क्या आएगा 0, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन उतना कठिन नहीं था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट मैंने पूछा था आपसे कि 1/0 आखिर क्या होगा। तो दोस्त हमें कुछ नहीं करना है, 1 में हम लगाएंगे कितने का भाग, 0 का भाग लगाएंगे, 1 में हम 0 का भाग लगाएंगे। मैंने कहा जैसे आप भाग देते हैं ऐसे करते हो ना, जैसे आपने 15 में भाग देना है दोस्त 3 का, तो हम क्या करते हैं 3 का दुनिया इतनी बार पढ़ते हैं कि 15 से ज्यादा ना हो, ऐसे ही करते हैं ना हम। 3 का दुनिया पढ़ते हो तो 5 बार हो गया, 5 15 और शेषफल आ गया हमारे पास 0। मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं कि 0 का दुनिया इतनी बार पढ़िए, 0 का दुनिया इतनी बार पढ़िए कि 1 से ज्यादा ना हो। पढ़ो भाई, 0 का दुनिया पढ़ो, तो 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौके 0। अनंत बार भी अगर 0 का दुनिया पढ़ोगे तब भी 1 नहीं आने वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, या इसको हम क्या कह देंगे, अनंत हो गया है। अब बात यह आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए कभी भी P/Q के रूप में तो होती है परिमेय संख्या, लेकिन जहां पर स्पष्ट कर देता है वो कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर अगर 0 हो गया दोस्त तो उसका आंसर क्या आता है, ऊटपटांग, कुछ भी आ सकता है, 1 लिख लो, 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास अनंत हो जाएगा, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। क्यों, क्योंकि आप 0 का 1 बार गुणा करोगे, यहाँ जैसे मान लो हम भाग दे रहे थे, किसमें भाग दे रहे थे, 1 में 0 का भाग लगा रहे थे, तो 0 एकम 0 होगा, है ना, 0 दूनी 0 होगा, 0 तिया 0 होगा, कुछ भी करोगे आप, इनके आंसर क्या आ सकते हैं, अनंत आ सकते हैं। अब उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि 0/0 क्या होता है, शून्य बटे सन्नाटा आखिर होता क्या है। तो इसके आंसर भी मुझे गलत मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, पहले तो आंसर सुनिए कि कैसे कैसे आंसर देते हैं लोग। पहले तो मुझे तर्क देते हैं वो कि सर 2/2 जिस प्रकार हमारे पास 1 होता है, जैसे हमारे पास 4/4 बराबर 1 होता है, जैसे हमारे पास कुछ भी लिख ले रहे हैं हम 56/56 इज इक्वल हमारे पास 1 होता है, वैसे ही सर 0 से 0 काट दो, आंसर 1 होता है। अच्छा जी, आंसर 1 होता है, क्या आपका भी तर्क यही था? अगर तर्क यही है तो सावधान, अच्छे से सीखिए, मैं करेक्ट बताने वाला हूं आपको कि ये किस तरीके से होता है। ये शून्य बटे सन्नाटा अच्छों को सन्नाटे में पहुंचा देता है। तो करते क्या है, देखते हैं हम इसको कि आखिर कैसे होता है इसका आंसर और क्या होता है। अभी तो आंसर का राज भी नहीं खुला भाई कि आंसर क्या है इसका। चलिए मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका आंसर था, अगर आप बोल रहे हैं 0/0 से 1 होता है, तो पहले तो इस पर चर्चा कर लें कि आप जो चाहेंगे मैं वो आंसर बना के बता दूंगा। देखिए, क्या हम ऊपर वाले 0 को ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऊपर वाले 0 को हम 100 ऋण 100 लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, 100 में से 100 घटाओगे तो 0 आएगा, लिख सकते हैं। मैंने आपसे पूछा क्या नीचे वाले 0 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10 में से 10 घटा दो। कोई परिवर्तन किया मैंने, गणितीय नियमों में कोई क्या छेड़खानी की है? बिल्कुल नहीं की। 100 में से 100 घटाओगे तो 0, नीचे वाले 0 को हमने 10 में से 10 लिख दिया, लिख सकते हैं, कोई भी मैंने गणितीय नियम नहीं तोड़ा है। देखना अब आगे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 का वर्ग, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 का वर्ग लिख सकते हैं, सर्वसमीका होती है, नीचे कितना है 10 ऋण 10। क्या हम ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हैं, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b, और एक क्या होता है a - b, a + b और a - b होता है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर होता है, आप बिल्कुल सही हो अभी तक। नीचे क्या चल रहा है, 10 ऋण 10, क्या हम इससे इसको काट सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर काट सकते हैं। तो फिर रिजल्ट क्या मिला दोस्त, 10 और 10 कितना हो गया, 20। इसका आंसर 20 होता है। नहीं होता, 20 नहीं होता। आप जो चाहो वो कर सकते हो यहाँ पर। मतलब ये है, ध्यान रखना, 0 का हमेशा गणित में गुणा किया जाता है,
जोड़ना किया जाता है, घटाना कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जीरो का भाग नहीं देते हैं। भाग क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इसके कुछ भी आंसर आते हैं। देखना अभी अब मैं कुछ और आंसर ला के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे अभी 20 आया है, अब कुछ और आंसर ला के दिखा रहा हूँ। देखना जैसे मैंने कहा 0/0 लिखा है, क्या हम ऊपर वाले 0 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। नीचे के वाले को 2 - 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? a + b और a - b, सर्वसमीका हो गई है ना, a + b और a - b। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास? a - b, मतलब 2 में से 2 जा रहा है, इससे ये निपट गया। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। लो अभी आंसर 20 था दोस्त, अब आंसर 4 आ चुका है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गई है कि इसके आंसर अनंत हो सकते हैं। इसके आंसर क्या हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो अब इसको भागी करके देख ले रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा दोस्त कि 0 एकम 0, आंसर कितना आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो 0 रहेगा। मैंने कहा 1 ना रख के इसका आंसर क्या? 0 दूनी 0 करके रख के देखो, तब भी आंसर क्या आएगा? 0। 0 तिया रखोगे तब भी आंसर 0 आएगा। 0 चौके आएगा तब भी 0, 0 पंजे 0 6, मतलब इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? 1/0, इसका आंसर होता है अनंत, अपरिभाषित। ठीक है। सेकंड वाले का क्या लिखा था हमने? सेकंड वाले का लिखा था 0/1, इसका आंसर क्या हो गया था? 0। और 0/सन्नाटा थर्ड वाला, मतलब 0/0 का मान भी क्या हो गया है? अपरिभाषित या अनंत। हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या p/q के रूप की होती है, लेकिन कभी भी q बराबर 0 नहीं होता है। क्यों 0 नहीं होता, इस पर हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगली संख्या देख ले रहे हैं। कौन सी संख्या है हमारे पास? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है दोस्त हमारे पास अपरिमेय संख्या है। कौन सी है दोस्त? अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी होती है? सॉरी, अगली है दोस्त हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। तो इनकी परिभाषा क्या बनेगी? इनकी परिभाषा बन जाएगी कि जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके वो अपरिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी अपरिमेय संख्या होती है दोस्त? तो सबसे पहले यहाँ पे अपरिमेय संख्या होती है पाई। क्या होती है? पाई। इसको देखकर भी हैरानी होती है हमको कि पाई का मान तो हमने बचपन से पढ़ा है 22/7। तो भाई मैंने भी यही पढ़ा है 22/7, लेकिन दोस्त ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिया गया है। इसका 22/7 मान होता ही नहीं है। तो फिर होता क्या है? तो इसका होता है 3.14159, और भी ये अनंत 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 जाएगा। ठीक है, कभी भी ये रिपीट नहीं होगा। तो ये होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में आपको पता होना चाहिए दोस्त कि पाई दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पाई दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है तीसरे महीना, मतलब 14 मार्च में क्या मनाया जाता है? पाई दिवस मनाया जाता है। कितने बजे मनाया जाता है? कितने बजे सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1:59 पर पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी जानकारी पाई के लिए, पाई आपके लिए पाई काफी है। ठीक है। चलिए अगले क्या होते हैं हमारे पास? ऐसी सभी संख्याएं जिनकी करनी एक प्राकृतिक संख्या ना हो या कोई पूर्ण संख्या ना हो, या वे सभी करनी के अंदर संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 4। अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 16। और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 49। मतलब करनी के अंदर वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे मान लो ये तो पूर्ण वर्ग है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। मैंने कह दिया करनी के अंदर तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी दोस्त। क्यों? क्योंकि इसका मान होता है 1.414, और भी ये चलता जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। समझ गया ना? तो ये कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय की कैटेगरी में आ जाएगी। मैंने कहा करने के अंदर 6, तो ये भी कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। इनको हम कब समझेंगे? जब आगे वर्गमूल पढ़ेंगे तो इनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, कि ये अपरिमेय क्यों है। फिलहाल आप इतना समझ लो कि करने के अंदर वे सभी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद है दोस्त कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास परिमेय संख्याएं। अगली होती हैं दोस्त हमारे पास वास्तविक संख्याएं, या जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर आखिर होते क्या हैं? तो ध्यान रखना कि इसके अंदर वे सभी संख्याएं समाहित हो जाती हैं जो परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। परिमेय से पहले हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी थी वो सारी के सारी किस में आ जाएंगी? परिमेय संख्या में जाएंगी।
जैसे आपसे पूछूं मैं, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, हर एक संख्या के नीचे क्या लगा सकते हैं? एक लगा सकते हैं। जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 ऐसे होती हैं। इन सब के नीचे हम एक एक लगा देंगे तो ये P/Q के रूप में हो गई क्या? आप कहेंगे हाँ सर हो गई है। तो जितनी भी संख्याएं हमने परिमेय संख्याओं के पहले पढ़ी थी वो सभी की सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आती हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। मतलब ये डब्बा है जिसमें परिमेय संख्याएं भी आ रही हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या एक बॉक्स है जिसमें परिमेय संख्या भी आ रही है और अपरिमेय संख्या भी आ रही है। तो इसमें सभी की सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या आ जाएंगी। तो इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही याद रखना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जहां पर आ जाती हैं तो वो कौन सी आ जाती है हमारे, वो क्या कहने लगती है हमारे पास? वास्तविक संख्या, उनको हम कह देते हैं। अगली होती है दोस्त काल्पनिक संख्याएं, जिसको हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। काल्पनिक संख्या होती क्या है? तो इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा दोस्त, आपसे एक छोटा सा प्रश्न किया मैंने, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमेशा क्या मिलती है? एक धनात्मक संख्या मिलती है। जैसे मान लो 2 का वर्ग किया तो कितना आ गया? 4। वैसे ही हमने क्या किया? ऋण 2 का वर्ग किया तो कितना आ गया हमारे पास? ये भी 4 आ गया ना। तो ये तो कौन सी संख्याओं में जाएंगे? या जाएंगे वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, और भी देख लो, जैसे मैंने कहा 4 का वर्ग करो और ऋण 4 का वर्ग करो, तो दोनों का वर्ग किया तो इसका आंसर भी 16 आएगा, इसका आंसर भी 16 आएगा। हमें एक चीज पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग करो तो हमेशा क्या मिलेगी? एक धनात्मक संख्या मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं करनी के अंदर ऋण 5 का वर्ग करो तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्त? ऋण 5 आएगा। कितना आएगा? ऋण 5 आएगा। तो हमें, हमारा गणित का नियम कहता है किसी भी संख्या का वर्ग करो तो धनात्मक संख्या आपको प्राप्त होगी। लेकिन यहां पर आपने किसी भी संख्या का वर्ग कर दिया तो रिजल्ट आपको ऋणात्मक मिल गया कि नहीं भाई? मतलब ऋण करनी 5 का आपने वर्ग किया तो कितना मिल गया आपको? ऋण का 5 मिल गया। अब या तो नियम बदलो या फिर ऐसी संख्याओं को आप अलग स्थान दो जो करनी के अंदर ऋण में होती हैं। जैसे मान लो मैंने कहा करनी के अंदर ऋण का 4, ये कौन सी संख्या आ जाएगी? तो ये ना तो ये वास्तविक संख्या तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर वास्तविक संख्या, इसको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, भले ही अपरिमेय लेकिन वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो ये वास्तविक संख्या नहीं रहेगी। तो ऐसी संख्याओं को दोस्त, ऐसी संख्याओं को गणित में स्थान दिया गया है कहाँ? इमेजिनरी नंबर, या जिनको हम कहते हैं हिंदी में काल्पनिक नंबर। क्या कहते हैं इनको हम? काल्पनिक नंबर। तो काल्पनिक नंबर समझ में आ गया होगा। इनको हम प्रदर्शित करते हैं आयोटा से। किसको प्रदर्शित करते हैं हम? आयोटा से। आयोटा बराबर होता है √-1। क्या होता है? √-1। इसका मान ये होता है, इसको हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास i² की वैल्यू कितनी रहती है बेटा? -1। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके पास लिखा है √-4, ऐसा लिखा होगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? √-1 × 4। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। इस -1 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम i²। क्या लिख सकते हैं इसको हम? i²। और इसको हम क्या लिखेंगे? 4। तो 4 की करनी निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 2। इसका निकालोगे तो कितना मिलेगा? i। तो हमारे पास ये i ये डिनोट कर रहा है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ऐसे हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है दोस्त कि संख्याओं के प्रकार आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा मेरे साथ गणित पढ़ने में। मजा तो और तब आएगा जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल तो हम इनकी जानकारी ले रहे हैं। चलिए आगे देख ले रहे हैं हम। लास्ट है दोस्त हमारे पास सम्मिश्र संख्याएं, और आज हम इन पर ही हम वीडियो खत्म करेंगे। आखिर सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सम्मिश्र संख्याएं। तो ध्यान रखना, इसमें वास्तविक संख्या भी ऐड होती हैं और काल्पनिक संख्याएं भी ऐड हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स बना लिया मैंने, ये एक बॉक्स है। इसमें आप अगर वास्तविक संख्याएं डाल दो और काल्पनिक संख्याएं डाल दो तो क्या मिलेगा? हमें एक सम्मिश्र संख्या मिलेगी। जैसे मान लो कोई भी संख्या ले ली, ये 2 एक वास्तविक संख्या हो गई है, प्लस इसके साथ एक कोई इमेजिनरी नंबर ले लो, जैसे 4i ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगी? एक सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। उम्मीद है दोस्त आपको संख्याओं के बारे में आज बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो गया होगा। बहुत अच्छी वीडियो रही होगी ये आपके लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी तक ये पहुंच जाए। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए सहृदय धन्यवाद। थैंक यू सो मच।